विवाह के विनोद में मैं सिमरुल आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए आज चर्चा करते हैं बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक में। जी हाँ, आपको ज्ञात है कि केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार ने विगत कल नारी शक्ति वंदन के नाम से महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया। 5 दिनों का विशेष अधिवेशन है। आज तीसरा दिन है, 2 दिन और शेष है, मैंने आज को लेकर 3 दिन शेष है। संभावना इस बात की है कि इस बीच में इस विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। इसका स्वागत, किंतु उसके साथ ही अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर चर्चा आवश्यक है और इस पर केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। यह है कि ये, जैसे कि आपको पता है कि महिला आरक्षण की चर्चा आज से नहीं 3-4 दशकों से हो रही है। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी पहल की थी, लेकिन तब कुछ दलों, विशेषकर समाजवादी दल, राष्ट्रीय जनता दल आदि ने इसका विरोध किया था। कुछ शर्तें उनके लिए लगाई गई थी जिसे विरोध माना गया और वह खटाई में पड़ गया। उसके बाद से प्रयास होते चले गए, लेकिन 2010 में कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व वाली सरकार ने राज्यसभा में इस विधेयक को पारित किया। ध्यान रखें, 2010 में राज्यसभा में यह विधेयक पारित हुआ। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात संसद में, विधानसभाओं में इस आरक्षण की बात का वो भी, लेकिन उसके बाद वो अधर में पड़ा रहा, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया अनेक कारणों से। और अब जबकि लोकसभा में यह विधेयक पेश किया गया है तो यह कहा जा रहा है कि यह पारित होगा और यह लागू हो जाएगा। लेकिन कब से लागू होगा? इसमें विधेयक के लिए एक अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है, जिसके अनुसार इसके लागू होने के पूर्व जनगणना और परिसीमन आवश्यक है। और जो तकनीकी पेच है उसके अनुसार जनगणना 2026 के पूर्व संभव नहीं हो पाएगा। और उसके बाद उसमें करीब 1-2 साल लगते हैं, वो होगी। फिर परिसीमन होगा। तो बहुत जल्दी भी अगर आप करते हैं तो यह 2029 के लोकसभा चुनाव और उसके पूर्व 2028 में कुछ राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हो उस पर यह लागू हो पाएगा, उसके पूर्व नहीं। मतलब आज जब ये 2023 में यह विधेयक ला रहे हैं जिसे लागू करेंगे आप करीब 5-6 साल के बाद इस लागू हो पाएगा, उसकी संभावना नहीं है, उसके पूर्व नहीं लागू हो पाएगा। अब इसमें यही सवाल उठता है, जैसा कि कहा गया है, ध्यान रखिए कि 2010 में जब राज्यसभा से यह विधेयक पारित हो चुका था तो क्यों नहीं उसे ही आगे बढ़ाते हुए लोकसभा में पेश किया गया उसी विधेयक पर, तो तत्काल प्रभाव से लागू हो सकता था। क्योंकि राज्यसभा में पारित कोई विधेयक कभी समाप्त नहीं होता, वो जीवित रहता है। इस पर अनेक जो कानून विशेषज्ञों के मत आए हैं, राजनीति वश कुछ विरोध हुआ, दूसरी सभाओं ने व्यक्त किया कि नहीं यह संभव नहीं है, लेकिन जो बड़े जो विशेषज्ञ हैं कानून के, संविधान के, उनके अनुसार राज्यसभा में पारित कोई विधेयक हमेशा जीवित रहता है, कभी उसका अंत नहीं होता। यहां पर केंद्र सरकार की मंशा को लेकर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि यह विशुद्ध रूप से राजनीतिक पहल है, ध्यान रखें। वो नहीं चाहते थे कि इसका महिला आरक्षण का श्रेय किसी अन्य को, विशेषकर कांग्रेस को मिले, इसलिए नए रूप में ला करके इसको पेश किया गया। क्योंकि अगर 2010 के आगे बढ़ते तो वो श्रेय
कांग्रेस को जाता। हालांकि कांग्रेस आज भी दावा कर रही है कि महिला आरक्षण की पहल उनकी है, सबसे पहले उन्होंने विधेयक पारित किया है और यह इतिहास में दर्ज होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इन दिनों जो संकीर्ण राजनीतिक मानसिकता हावी है हर दलों पर, विशेषकर सत्ता पक्ष पर, उस पर लोगों का ध्यान इसलिए जाता है कि चूंकि सत्ता में है, सबों को, सभी समीक्षकों, सभी आलोचकों की नजरें उन पर टिकी रहती हैं, उनके क्रियाकलापों पर टिकी रहती है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नहीं चाहता था कि इसका श्रेय किसी अन्य को मिले, सारा श्रेय खुद लेना चाहते थे। जैसे कि विगत कल संसद में बोलते हुए नए संसद भवन में प्रथम संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अत्यंत ही भावनात्मक बात कही। उन्होंने कहा, ध्यान रखें कि महिलाओं को अधिकार देने जैसे कई पवित्र कार्यों के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है। महिलाओं को अधिकार देने जैसे कई पवित्र कार्यों के लिए ईश्वर ने मुझे चुना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल संसद में कहा। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। अच्छी बात है, वो ईश्वर को भी लिया है, लेकिन इससे स्पष्ट संदेश जाता है कि सारा का सारा श्रेय वे स्वयं अपने ऊपर लेना चाहते हैं। वहां उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मुझे चुना है, हमें चुना है नहीं। हमें कहते तो भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता, मुझे चुना है अर्थात नरेंद्र मोदी को चुना है, यह स्वयं मोदी जी ने संसद में कहा। यह अत्यंत ही संकीर्ण मानसिकता का परिचय है। बल्कि अगर कहा जाए तो यह घोर आपत्तिजनक है। इस लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री हैं, लोकतांत्रिक पद्धति से जिस भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुन करके भेजा, बस बहुमत दिया उनको सरकार चलाने के लिए, उस भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना नेता चुनते हुए संसद का नेता चुना, प्रधानमंत्री बनाया, और आप हम की जगह मैं पर आ गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी इस पहलू से अपरिचित है। यह जो संदेश जा रहा है उससे अपरिचित है। उनके जो भी कॉपी राइटर लिखने वाले, भाषण लिखने वाले या उनके सलाहकार, वे उन्हें गुमराह कर रहे हैं या जानबूझकर, कहना नहीं चाहिए लेकिन लगता है कि ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं, अनेक दृष्टांत थे। उसे संदेह प्रकट होता है कि कहीं न कहीं किसी अन्य कारणों से जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, झूठ बोलने के लिए और गलत बयानी के लिए। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की जो नीयत है उस पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता है।
वो देश का भला चाहते हैं, विकास चाहते हैं, इसकी वैश्विक एक अलग पहचान चाहते हैं, एक नव भारत के निर्माण में वो कदम ताल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसका विरोध नहीं हो सकता। विश्व स्तर पर इसकी प्रशंसा हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। विकास के भी अनेक नए नए रास्ते खुल रहे हैं जिस पर भारत कदम ताल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह की जब बातें होती हैं तो जाहिर है कि राजनीतिक पटल पर इसका विरोध होगा और होगा। प्रधानमंत्री का यह कथन आपत्तिजनक है। उन्होंने जिस मैं का प्रयोग किया है, लोकतंत्र इसकी इजाजत नहीं देता। लोकतंत्र ने अगर अपना बहुमत आपको दिया है तो किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया है, आपकी पार्टी को दिया है। इस बात को समझना होगा। अब रही बात आरक्षण पर, 33% आरक्षण के बाद जो वर्तमान जो संख्या है लोकसभा की, आज उसमें 82 महिला सांसद है। आरक्षण के बाद यह संख्या बढ़ के 181 181 हो जाएगी, अर्थात लगभग 100 अगर पूरा कहा जाए तो 99 सदस्यों की इजाफा होगा। महिला सदस्य नजर आएंगे लोकसभा के अंदर। यह एक अत्यंत ही सम्मानजनक स्थिति होगी हमारी आधी आबादी के लिए, और नारी शक्ति को एक नई पहचान मिलेगी। इससे उनके मनोबल में इजाफा होगा, उनके आत्मविश्वास उनका बढ़ेगा, और वे यह जो संख्या जो इनके लिए निर्धारित होने जा रही है 33%, उसमें योग्य प्रतिनिधित्व हो महिला के रूप में, इसे सुनिश्चित करने की अहम जिम्मेदारी ऊपर आती है। क्योंकि सब कुछ के बावजूद एक जो कड़वा सच हुआ यह है कि हमारे समाज में, पुरुष प्रधान समाज में, आज भी महिलाओं को वह स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए। हमारी संकीर्ण संकुचित महिला विरोधी मानसिकता आज भी देखने को मिलती है। शहरों में कुछ कम, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो आपको मिलेगा। आज शिक्षा का स्तर महिलाओं के लिए जो बढ़ा है, आज शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, विज्ञान के क्षेत्र में किए हैं, प्रशासन के क्षेत्र में किए हैं, संस्कृति के क्षेत्र में किए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में किए हैं, हर क्षेत्रों में महिलाओं का जो योगदान रहा है वो एक कीर्तिमान के रूप में स्थापित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर उनकी सूची तैयार करें तो वे सारे के सारे शहरी महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनमें सारे वो इनाम आएंगे। ग्रामीण क्षेत्र जबकि 80% जनता आज भी गांवों पर निर्भर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी क्या दुर्दशा है, यह किसी से छुपी हुई नहीं। सबसे पहले आवश्यक है शिक्षा का प्रचार प्रसार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया जाए। एक आंदोलन के रूप में एक अभियान चलाकर महिलाओं को प्रेरित किया जाए कि वे शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि उस शिक्षा के बाद ही वो इस योग्य जो अपेक्षा है समाज की हो पाएगी कि संसद में और विधानसभाओं में वे एक सफल प्रतिनिधि के रूप में अपनी पहचान बना सके, बल्कि पुरुष वर्ग को पीछे करते हुए, और तब एक जो स्वस्थ जो संघर्ष होगा उस स्थान के लिए उसका लाभ भारतीय लोकतंत्र को मिलेगा। यह इसलिए सबसे आवश्यक है कि महिला आरक्षण में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो बात है कि जो नई जो नया अनुच्छेद 334 ए जोड़ा गया है वो जनगणना और परिसीमन की शर्त, इससे इसमें विलंब होगा, और जैसे मैंने कहा इसमें कम से कम अभी 5-6 साल लग जाएंगे। क्यों? इस पर पुनर्विचार करें, सत्ता पक्ष अपने अहम को छोड़ दे, श्रेय की बात छोड़ दे। वो महिलाओं के पक्ष में अगर आपने यह कदम उठाया है, उन्हें सम्मान देने के लिए, उनकी वंदना के लिए आपने विधेयक का नाम दिया नारी शक्ति वंदन,
तो इसे साकार करने के लिए आवश्यक है कि कुंठाओं का त्याग कर आप तत्काल पुनर्विचार करें कि इसको तत्काल लागू कैसे किया सकता है। यह संभव है। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो आप इसके तत्काल प्रभाव से विधेयक का पारित होने के तत्काल प्रभाव से लागू कर सकते हैं। इसके लिए प्रावधान है। जितने जो इस तरह से संविधान समीक्षक हैं उनके विचार, उनके मंतव्य सामने आए हैं कि संभव है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब आप ईमानदारी पूर्वक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ महिला आरक्षण के पक्ष में आगे बढ़ते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसे टाल देते हैं, विलंब करते हैं, तो फिर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि यह और कुछ नहीं, फिलहाल चूंकि 2024 का चुनाव है सामने, सिर्फ लगभग 6 माह बचे हुए हैं, चुनाव को ध्यान में रख करके विधेयक लाया गया है और फिर यह लागू होगा 1928 के आसपास, मतलब 1929 के चुनाव के पूर्व। उस समय भी फिर वो चुनाव को ध्यान में रखकर इसकी सीमा बढ़ाई गई है। तो इस प्रकार विपक्ष का जो आरोप है कि इसे विशुद्ध रूप से एक चुनावी हथकंडे के रूप में सत्ता पक्ष इस्तेमाल कर रहा है, इस आरोप से निजात पाना होगा भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को। क्योंकि यह एक इतना पवित्र, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि पवित्र कार्य से निरूपित किया है। जी हाँ, एक पवित्र कार्य है। इसमें किसी प्रकार का यदि किंतु परंतु को स्थान न दे, इस पर किसी प्रकार का राजनीति हावी न होने दे, इसे महिलाओं के हित में ईमानदारी से लागू करने के लिए, तत्काल लागू करने के लिए आवश्यक है कि आप पहले अपनी इसकी राजनीतिक हित को बाजू में रखें और महिला समाज के हित को सामने रखकर इस विधेयक में पुनः संशोधन करें। इसकी संभावना, संविधान इसकी इजाजत आपको देता है, आपके पास संख्या बल है, आप कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि इस नारी शक्ति वंदन विधेयक का अभिनंदन, किंतु उसके तत्काल लागू करने की चुनौती है। आप इसे टाले नहीं। अगर टालते हैं तो जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि एक चुनावी हथकंडा है आपका, उसको जनता भूलेगी नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस चुनावी हथकंडे का इस्तेमाल आप करके चुनाव जीतना चाहते हैं, कहीं वह उल्टा न पड़ जाए। अगर विपक्ष सफल होता है मतदाता को यह समझाने में कि एक बार फिर एक जुमले के रूप में महिला आरक्षण विधेयक लाकर जनता को, विशेषकर महिलाओं को, देश की महिलाओं को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। मैंने जैसा कहा, ध्यान रखिए कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के नियत पर कतई शक नहीं है, देश को भी शक नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कोई उनका सलाहकार, कोई रणनीतिकार अवश्य है जो हर उनके कदम में, अच्छे कदम में, सकारात्मक कदम में एक संदेह का एक कोना छोड़ देता है, विपक्ष के लिए प्रहार करने का अवसर प्रदान कर देता है। महिला आरक्षण विधेयक के साथ भी यही हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी स्वयं संज्ञान लेते हुए अभी भी समय है, कुछ ऐसा करें ताकि महिला आरक्षण विधेयक लागू हो और तत्काल प्रभाव से लागू हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। अन्यथा जो फायदा, जो लाभ आप उठाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ, चुनावी लाभ लेना चाहती है, शायद वह संभव नहीं होगा। और इसका लाभ मिल जाएगा अगर ढंग से संगठित ढंग से एकजुट होकर विपक्ष आगे बढ़ता है, तो फिर इसका लाभ विपक्ष को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं। धन्यवाद।